शुरू करते हैं आज की क्लास। आज अपने पास है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया है, तो देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो हमें एक प्रोटॉन दिया है, एक न्यूट्रॉन दिया है और एक अल्फा कण दिया है और उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो हाइड्रोजन में से यदि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, जो हाइड्रोजन 1H1 अपने पास होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो अपने पास प्रोटॉन बचता है। अगर जो हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूट्रियम होता है यानी 1H2 जो होता है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो जो बचता है वो होता है अपने पास न्यूट्रॉन। और अल्फा कण होता है जो हीलियम कण होता है, अगर उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए तो वो अल्फा कण होता है। ठीक है, तो देखते हैं। जो अपने पास त्वरण का फॉर्मूला है वो है QE/m यानी आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र बटा द्रव्यमान। जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा कण का द्रव्यमान। तो देखते हैं। जो अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा कण यानी प्रोटॉन का त्वरण, न्यूट्रॉन का त्वरण और जो अल्फा कण है उनके त्वरण का जो अनुपात आएगा वो समानुपाती होगा। पहले निकालेंगे प्रोटॉन के कारण, तो वो आएगा Q प्रोटॉन यानी प्रोटॉन पर आवेश इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही अपने पास जो न्यूट्रॉन के कारण त्वरण आएगा वो होगा QP यानी जो प्रोटॉन का आवेश होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में क्या होगा, न्यूट्रॉन में अपने पास होगा एक तो प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा। तो अपने जब उसका त्वरण निकालेंगे तो हमें आवेश तो मिलेगा केवल प्रोटॉन के कारण, परंतु जो अपने को मास मिलेगा यानी जो द्रव्यमान मिलेगा वो मिलेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के कारण। तो यहाँ हम लिखेंगे QP यानी आवेश ऑफ प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र बटा 2 MP यानी 2 गुणा किसका, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का 2 गुणा, क्योंकि हम जानते हैं जो न्यूट्रॉन होता है उसका आवेश तो शून्य होता है, परंतु जो मास होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट अपने पास अल्फा कण का, तो अल्फा कण का होगा क्योंकि उसमें होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो अपने पास जो आवेश आएगा वो तो होगा दोनों प्रोटॉनों के कारण, यानी उसमें जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं उनके कारण अपने को क्या मिलेगा, आवेश मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगा जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो अपने को इसमें अल्फा कण में जो द्रव्यमान मिलेगा वो मिलेगा दोनों प्रोटॉनों के कारण यानी जो पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर है उसके कारण, तथा दोनों न्यूट्रॉनों के कारण जो उसमें उदासीन अवस्था में भी स्थित है। तो अपने को मिल गया अल्फा कण के कारण त्वरण कितना, 2QP यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 4 MP मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो जो अपने को एक्सेलरेशन है त्वरण ऑफ प्रोटॉन, त्वरण ऑफ न्यूट्रॉन और त्वरण ऑफ अल्फा कण जो मिलेगा वो समानुपाती होगा। यहाँ से अपने को MP से यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन तीनों में है तो कट जाएगा। QP यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन सब में ही है तो ये भी कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में सेम है तो ये भी कट जाएगा। तो अपने को मिलेगा यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ बचा 2/4 यानी 1/2। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा कण जो है वो होगा 2:1:1 के बराबर। ये अपनी क्या है, आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। पास भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज की
शीर्ष ए व बी पर समान आवेश प्लस क्यू है तो त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। क्या है? कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, जो कितनी है? ए है। उसके दो सिरे हैं, एक तो है ए और एक बी है। इन दोनों पर समान आवेश प्लस क्यू रखा है तो हमें दोनों प्लस क्यू आवेश जो रखे हैं उनके कारण बिंदु सी पर यानी तीसरे शीर्ष पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। माना ये कोई त्रिभुज ए बी सी है जो क्या है? समबाहु है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं जो है बराबर है। चूंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोण कितने होंगे? 60, 60 और 60 डिग्री के होंगे। अब देखते हैं, जो ये कोण है उतना ही ये कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो जो आमने सामने कोण बनते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपस में बराबर होते हैं तथा इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो ये कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब हमें दिया है कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू और यहाँ पर भी कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? वो होगा इस ओर होगा, और होगा कितना? ई वेक्टर 1 होगा। अब हम देखते हैं कि जो ये प्लस क्यू है इसके कारण बिंदु सी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस ओर होगा, और कितना होगा? माना होगा E1 वेक्टर होगा। तथा जो प्लस क्यू जो बिंदु बी पर रखा हुआ है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो माना इस ओर होगा। जो बिंदु बी पर जो क्यू प्लस क्यू आवेश रखा है उसके कारण विद्युत क्षेत्र इस ओर होगा। माना वो कितना होगा? वो होगा E2 वेक्टर, E2 वेक्टर होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये भी प्लस क्यू है, ए भी प्लस क्यू है, ये दूरी भी ए है, ये दूरी भी ए है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ बिंदु सी पर वो होगा E1 वेक्टर, और इसके कारण जो होगा और माना E2 वेक्टर। तो जो E1 वेक्टर है उसका परिमाण जो होगा वो होगा E2 वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का जो है ना परिमाण तो बराबर होगा, बस दिशाएं अलग अलग होगी। और परिमाण कितना होगा? वो होगा के, ये भी क्यू ये भी क्यू, तो क्यू, दूरी ये भी ए तो ए स्क्वायर हो गया। तो ये तो गया E1 E2 वेक्टर का जो परिमाण है वो। तब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो अब हम अपने पास एक फॉर्मूला है कि जो दो सदिश होते हैं, दो सदिश उनका योग, सदिशों का योग जो होता है वो होता है, माना सदिश ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, उन दोनों का योग होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उन वो होगा कोस थीटा। कोस थीटा मतलब जितने डिग्री के कोण पर है वो कोस थीटा। थीटा कौन सा? ये माना ये वाला और ये वाला है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो। तो देखते हैं तब परिणामी विद्युत क्षेत्र वो होगा, माना ई वेक्टर का मोड, अपने को परिमाण निकालना है तो ई वेक्टर का मोड, तो कितना होगा? वो होगा E1 और E2 से अलग अलग है, परिमाण एक ही है। तो E1 वेक्टर, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कोस थीटा।
तो जो E है वो होगा E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1 कोस 60 डिग्री। तो E की वैल्यू अपने पास आ गई E1 स्क्वायर और 2 E1 और ये 1/2, तो ये हो गया अपने पास E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर और जो cos थीटा है वो 1/2, तो 2 से 2 कट गया और ये सब अंडर रूट में। तो E की जो वैल्यू आई वो आई √3, क्योंकि 1 2 3 E1 का स्क्वायर तो √3 और जो E1 है का स्क्वायर है तो रूट के साथ स्क्वायर हट जाएगा, तो E की वैल्यू आ गई √3 E1 अपने पास यहाँ था KQ/A², तो E आ गया अपने पास √3 KQ/A²। ठीक है, अपने पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा की किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर व्यवस्थित है। अपने पास क्या है, 4 आवेश है जिनमें क्रमशः क्या क्या है, एक Q है 2 माइक्रोकूलम का, QB है -5 माइक्रोकूलम का, QC है 2 माइक्रोकूलम का और QD है -5 माइक्रोकूलम का, जो 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के चारों कोनों पर रखे हुए हैं। तो वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, एक माइक्रोकूलम का आवेश लेना है, उसको वर्ग के केंद्र पर रख देना है और उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो चित्र से देखते हैं। माना अपने पास एक ये वर्ग है ABCD, जिसके कोनों पर क्रमशः A पर रखा हुआ है QA आवेश जो है 2 माइक्रोकूलम का, B पर रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम का आवेश QB और C पर रखा हुआ है QC 2 माइक्रोकूलम का आवेश, D पर रखा हुआ है QD -5 माइक्रोकूलम का आवेश। अब हमें क्या करना है, जो इसका सेंटर है इस पर +Q0 आवेश यानी जो +1 माइक्रोकूलम का आवेश है वो लाके रख देना है और इस पर बल ज्ञात करना है। तो देखते हैं, जो A के कारण बल होगा वो होगा FA, वो इस दिशा में होगा। इस दिशा में क्यों होगा, इस दिशा में इसलिए होगा क्योंकि ये है +2 माइक्रोकूलम आवेश, ये है +1 माइक्रोकूलम आवेश, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे से दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे, तो वो इसका विद्युत क्षेत्र होगा इस पर का बल होगा इस ओर, मतलब इस ओर धकेलने का प्रयास करेगा। B पर जो बल होगा वो इस ओर होगा, अंदर की ओर, मतलब खींचने का प्रयास करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास है -5 माइक्रोकूलम और इसके पास है +1 माइक्रोकूलम। ऐसे ही C इसको इधर धकेलने का प्रयास करेगा, यानी इसका जो बल होगा वो इस ओर होगा। कितना होगा, FC होगा, और जो D के कारण होगा वो इस दिशा में होगा, मतलब ये इसको खींचने का प्रयास करेगा, वो होगा FD होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये है माइनस आवेश और ये है प्लस आवेश। तो देखते हैं बिंदुओं पर परिणामी बल कितना होगा, वो होगा माना F वेक्टर होगा, तो F वेक्टर कितना होगा, जो A के कारण बल है, जो B के कारण बल है, जो C के कारण बल है और जो D के कारण बल है, उन सब का योग होगा। तो अब देखते हैं, चूँकि FA और FC परिणाम समान है। क्यों समान है, क्योंकि इसका जो आवेश है वो है 2 माइक्रोकूलम, इसका जो आवेश है वो भी है 2 माइक्रोकूलम, और तथा इसकी जो दूरी है और जो इसकी दूरी है वो भी बराबर होगी। क्यों, क्योंकि वर्ग के कोनों पर रखा हुआ है, तो वर्ग की
ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होती है। इसी प्रकार जो एफ बी और एफ डी है, ये वाला और ये वाला बल, वो भी परिणाम में समान और दिशा में विपरीत है। मतलब जो इन दोनों के कारण बल है वो दोनों के कारण बराबर है और दिशा में कैसा है, विपरीत है। इसका तो है इस ओर, इसका बल है इस ओर। और जो बी और डी है उन दोनों का बल भी क्या है, परिणाम में समान है। क्यों समान है? क्योंकि इसका जो आवेश है वो भी -5 कूलम है, इसका जो आवेश है वो भी -5 कूलम है। तो ये भी इसको आकर्षित कर रहा है, ये भी इसको आकर्षित कर रहा है, तो इनकी दिशा कैसी हो गई, विपरीत हो गई। दूरी दोनों की बराबर है तो दिशा में विपरीत है, परिणाम में कैसे हैं, समान है। तो एफ ए वेक्टर जो है वो -FC वेक्टर के बराबर होगा और जो एफ बी वेक्टर है वो -FD वेक्टर के बराबर होगा। तो क्या होगा, जो -FC है वो +FC को क्रॉस कर देगा, जो -FD है वो +FD को क्रॉस कर देगा। मतलब इसको चेंज कर देंगे, या -FC आ जाएगा या -FBT आ जाएगा। तो ये दोनों काट देंगे एक दूसरे को। तो जो एफ वेक्टर आया वो 0 आया, मतलब जो मूल बिंदु पर आपने आवेश रखा उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास किसी निकाय में दो आवेश, एक तो QA है जो है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, तथा QB है वो है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। एक तो है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरा है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। क्रमशः दो बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए है 0,0, -15 सेंटीमीटर और जो बी वाला है वो है 0,0, +15 सेंटीमीटर। बी वाला है 0,0, +15 सेंटीमीटर पर उपस्थित है। तो निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो देखते हैं सॉल्यूशन। माना ये ग्राफ है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये z अक्ष है, ये +z है और ये -z है। अब अपने पास दो आवेश थे, एक A है एक B है। तो जो अपने पास QA आवेश है वो यहाँ रखा हुआ है, माना उसके कोऑर्डिनेट से 0,0, 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, उस पर आवेश है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। यहाँ पर भी एक आवेश रखा हुआ है जो है QB, इसका आवेश है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,0, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं। अपने को पहले निकालना है कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश। तो निकाय का कुल आवेश माना Q होगा। Q कितना होगा? Q होगा जो QA है प्लस जो QB है। तो Q बराबर अपने पास आया QA ये वाला और QB ये वाला, तो वो हुआ 2.5 × 10⁻⁷ प्लस -2.5 × 10⁻⁷। ये और ये, तो Q बराबर हो गया 0। तो कुल आवेश कितना आया? 0। कुल आवेश 0। तो निकाय का कुल आवेश 0 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, QB तो है माइनस चार्ज और QA है प्लस चार्ज, दोनों का परिमाण क्या है? समान है। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं जिसकी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 15 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अपने पास दूरी आई 15, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों के मध्य दूरी होगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब इसको क्या मीटर में चेंज कर देंगे, तो ये अपने पास आई 30 × 10⁻⁻² मीटर। हमने वो देखा था कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर 2AQ। मतलब A होता है किसी एक आवेश की मूल बिंदु से, मतलब दोनों के मध्य बिंदु से दूरी, यानी ये वाली दूरी। तो 2A हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये तो 2A अपने पास आ गया, 2A बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दिया तो ये आ गया 30 × 10⁻⁻² मीटर। तो P बराबर 2AQ। तो P बराबर अपने पास आया 2A तो हो गया 30 × 10⁻², और जो Q है वो है अपने पास 2.5 × 10⁻⁷। तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये अपने पास हो गया 30 को 2.5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 75 × 10⁻² -2 और 10⁻⁷। 10⁻² और 10⁻⁷ हो गए 10⁻⁹। तो P बराबर अपने पास आ गया, P बराबर अपने पास आया 7.5 × 10⁻⁸ सेंट कूलम × मीटर। यही होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।